अब उन्होंने कहा कि इसका जो रीप्लांटेशन है बवाना में हमने कर दिया, 3,000 लगा दिए, 5,000 लगाए। टीचर ने अपने आप के एक पेड़ को प्योरीफायर बनाया था, वो हमने नहीं लगाया। हमने अपने घरों में कीमती प्योरीफायर लगाने की कर दी है। हमारा अगला एक समझने का टॉपिक रहेगा कि मियावाकी लगाने में क्या दिक्कतें हैं। क्या अथॉरिटीज नहीं मानती, या पब्लिक नहीं मानती, या अवेयरनेस नहीं है। देखिए, दिक्कतें शहर जो हम जहाँ भी पॉल्यूशन है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, या टॉप जितने भी ए सिटीज़ हैं, बी सिटीज, सी सिटीज़ ऐसे बोल देते हैं पॉपुलेशन के बेस पे, तो ये वहाँ पर पहले बढ़ रहा है। तो हमें ये पैटर्न दिख रहा है कि इन सिटीज़ में पॉपुलेशन जहाँ बढ़ रही है वहाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो जिस तरह से दूसरे सिटीज़ में भी होगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। मियावाकी के लिए क्या है कि जो फायदा, जो नुकसान है उसी वही फायदा भी है। नुकसान ये है कि हमारे पास शहरों में जगह कम पड़ रही है। शहरों में पर स्क्वायर फीट एरिया, पर स्क्वायर फीट सर्कल रेट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, और उस जगह कम होती जा रही है क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं, है ना, काम करने के लिए, लिवलीहुड के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास शहर हों। और ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि सन 2050 तक तकरीबन 50 से 60% पॉपुलेशन शहरों में होगी, जिसका मतलब है कि और भी शहर बड़े बनेंगे दिल्ली के अलावा। ऐसा नहीं कि इन्हीं शहरों में होगा, और शहर जो अभी छोटे हैं वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, लिवलीहुड के लिए लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि लोगों को जीवन यापन तो करना है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें जो अभी चैलेंजेस हैं वो एक ये चैलेंजेस है, एक तो शहरों में जगह कम है, बहुत ही कम जगह हमें मिल पाती है। दिल्ली जैसी जगह पर आप देखेंगे कि 40 बाई 40 स्क्वायर मीटर का किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है, यानी 1600 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें बड़ी बड़ी जगह मिलना जिसमें आप बड़े बड़े ग्रीन पैच जैसे जंगल डेवलप कर सके, बहुत डिफिकल्ट है। बट फिर भी हमने उसको एज ए चैलेंज लेते हुए हमने इसको ओवरकम इस तरह से करा है कि अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे पार्टनर मिलियन मियावाकी फाउंडेशन के साथ में, 10 लाख पेड़ हमने लगाने का टारगेट किया है दिल्ली में। 10 लाख। तो जगह तो नहीं है, लेकिन हमें ये रियलाइज हुआ कि एक अच्छा काम जो सरकारों ने किया कि जो इंस्टीट्यूट्स बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी दफ्तर बनाए, उनमें उन्होंने अच्छा स्पेस छोड़ा हुआ है, ग्रीन स्पेस। अदरवाइज बाकी सब जगह जो है आप देखोगे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होती है, प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं, लोकेलिटीज हैं, प्राइवेट लोकेलिटीज हैं, उनमें ग्रीन स्पेस ना के बराबर है, जो भी एफएआर, जो भी पॉलिसीज है। तो ये एक अच्छी बात लगी कि पीछे से जो काम होता हुआ आ रहा था उसमें हमें ये समझ में आया कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी बिल्डिंगे हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें एटलीस्ट स्पेस अवेलेबल है जिनको हम ग्रीन पैच डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक रफ कैलकुलेट करें तो दिल्ली में तकरीबन 3,000 सरकारी स्कूल हैं, दिल्ली सरकार के और म्यूनिसपैलिटी के मिला के। तो 3,000 स्कूलों को अगर हम रफली 20 से 30% लेते हैं जिनमें कि हमें जगह मिल जाती है, तो हमारी कैलकुलेशन में वो फिट बैठता है। जैसे हम लोग अभी एक स्कूल में तकरीबन 2,000 स्क्वायर फीट एरिया में 600 प्लांट्स लगा रहे हैं, तो अगर हमें 1,500 स्कूल मिलते हैं तो हमारा अकाउंट जो है 90 लाख तक पहुंच जाता है, आप 9 लाख तक पहुंच जाता है। डीडीए के कुछ पार्क्स हैं या और है, वो सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोग एक्चुअली हमारे एनजीओ का जो साइज है और हमारा जितना काम है उसके हिसाब से हमको एक रास्ता मिल गया, तो हम मल्टी एजेंसीज डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। मतलब हमने एक प्रोजेक्ट एमसीडी के साथ भी करा है, जैसे सेक्टर 7 द्वारका में करा है। तो वहाँ पर हमारे को काफ़ी एक तो टाइम लग जाता है उनके साथ हैंड होल्डिंग में, और हमारा काफ़ी कीमती वक्त जो है उसमें जाता है। दूसरा, फिर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि कई सारे पार्क जो हैं एनक्रोच्ड हैं, और एक केस हमारा ऐसा है, एमसीडी ने हमें पार्क दे दिया लेकिन लोगों ने वहाँ काम नहीं करने दिया।
तो उसके एवज में एनसीडी हमको इमीडिएटली दूसरा पार्क नहीं दे पा रही है। हमारा डोनर तैयार खड़ा है, हमने डोनर से कमिटमेंट कर दी, तो हम एक स्थिति में फंस गए। फिर हमें किसी तरह से प्राइवेट जगह ढूंढ के उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। तो मतलब हम एक तरह से मैं कहूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा एजेंसीज को अप्रोच नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास में सफिशेंट इन्वेंट्री है। स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, स्कूलों से हम बात कर रहे हैं और लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, और फिर डोनर से, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पैसा लगता है अगर हम कन्वेंशनल प्लांटेशन से देखें, है ना। हाँ, मैं ये अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि आप जगह की तो आप कह रहे हैं कि आपके लैंड रिक्वायरमेंट है और वो अवेलेबिलिटी नहीं है। क्या इसमें फाइनेंशियल भी एक प्रॉब्लम आती है कि फाइनेंशियल के इसमें, क्योंकि हर कोई लोग प्लांटेशन के बारे में बात करता है, तो इस मियावाकी में और नॉर्मल प्लांटेशन के अंदर फाइनेंशियल मैटर्स में कितना फर्क पड़ता है? फाइनेंशियल मैटर को हम दो तरीके से देखते हैं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं, बोलते हैं कि आपके मियावाकी टेक्निक जो आप करते हो एफॉरेस्टेशन की, ये महंगी है, जिसका रीजन है कि इसमें एंट्री बैरियर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ड्यू कोर्स में ईयर्स के अक्रॉस में देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये किसी भी कन्वेंशनल प्लांटेशन के बराबर या उससे बेटर है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। हमने एक प्रोजेक्ट करा था इसी चीज को टेस्ट करने के लिए। हमने कन्वेंशनल प्लांट्स 100 प्लांट्स एक जगह लगाए, एक जगह हमें प्रोजेक्ट मिला रोड साइड में, और एक हमने जैसे कांगनेडी में हमने पीछे, आपके पीछे जगह है, यहाँ हमने 100 प्लांट्स लगाए एक पैच में। 100 प्लांट्स का मतलब है 30-35 स्क्वायर मीटर एरिया। तो प्लांट्स लगाने की जो इनिशियल कॉस्ट आई, मान लो जो 100 प्लांट्स की हमारी आई 25,000-30,000 रुपए की कॉस्ट इनिशियल प्लांटेशन की, जो रफ कॉस्ट मैं बता रहा हूँ आपको इस जगह पे। वहां पे जो हमने लगाए उसमें हमारी कॉस्ट बहुत कम थी। कॉस्ट कम थी मतलब है कि प्लांट्स मिल गए हमको, नर्सरी से ले लिए 100 प्लांट्स हमने, और वो जगह मिल गई हमको, तो खाली लेबर की कॉस्ट लगी कि लेबर को लगाने का। एक दिन में हमने 2 लेबर से 100 प्लांट्स लगवा दिए, तो हमारा वहाँ कोई खर्चा ज़्यादा नहीं आया। मान लो कि 1,000 रुपये 1,200 रुपये आया। इसके बाद में सारी कहानी शुरू हुई मेंटेनेंस की, सर्वाइबिलिटी की। अब वो जो स्ट्रेच में हमने 100 पौधे लगाए 1.5-2 किलोमीटर में, वहां पर हमको पानी का जो अरेंजमेंट है, हमें टैंकर लेना पड़ता था, ठीक है। वो टैंकर चाहे आप कम यूज करो या ज्यादा, दिल्ली में इस तरह के इश्यूज हैं, हर शहर में है कि ये जो पानी है जैसे खासतौर पे इजीली अवेलेबल नहीं है। आपका एसटीपी का पानी है, लेकिन वहाँ आप देखोगे सरकार ने उसको इतना यूजर फ्रेंडली नहीं बनाया है कि लोग आए और ले जाएं। आप जाते हो एसटीपी सेंटर, वो कहेंगे जी आप अपना गाड़ी लेके आओ। कोई आम आदमी कोई, आप एक फैसिलिटी तो दे रहे हो। शहर में देखो एसटीपी का काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है द्वारका में, कि पानी लेक बन गई, पानी वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसको ले जाने का तरीका ही नहीं है, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे क्षेत्र को बहुत अच्छा ग्रीन रख सकते हो खाली एक काम करके, कि आप वहां पर पानी की सुविधा, है ना, अवेलेबिलिटी करवा दो कि भाई ये विद टैंकर इतने का मिलेगा। उसकी पाइपलाइन या उसका सप्लाई लाइन, वो भी प्रोजेक्ट आया था, हमें पता चला, एनजीटी ने बोला कि दिल्ली में किसी भी पार्क में साफ पानी यूज नहीं होगा। सारे एमसीडी को, डीडीए को ताकीद कर दिया कि जो नियरेस्ट एसटीपी है वहां से आप पाइपलाइन डाल दो, लेकिन वो प्रोजेक्ट आज तक नहीं आया। तो इसमें एक मियावाकी लगाने में आपने कहा 30 से 40 स्क्वायर मीटर के अंदर आपने 100 प्लांट लगाए, तो अगर मैं देखूं तो ये 300-400 यार्ड का हुआ। 30 का मतलब होता है 100 गज का एक तरह वो हो गया। तो इसमें इतने छोटे सी जगह में आपने 100 प्लांट लगाए, पर खर्चा कितना आएगा इतना? खर्चे को अभी हम जैसे कैलकुलेट कर रहे थे, अगर पहला तो वो वाला भी हमारा बात कंप्लीट नहीं हुआ कि अगर हमने 100 प्लांट लगाए तो उसका जो रेगुलर खर्चा था मेंटेनेंस का और उन पौधों को लगाने का, और हमने ये रखा था कि हमें 2 साल तक उसको देखना है, तो हमारा जो रफली जो खर्चा उसमें आया बाद में 2 साल में मिल के, वो पर प्लांट हमको
100 रुपए पर प्लांट के आसपास आ गया, ठीक है, हर साल का खर्चा। उसी 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 कैलकुलेशन को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा इनिशियल एक्सपेंस ज़्यादा था, लेकिन बाद में उसको मेंटेन करने का और उसको सर्वाइवल रेट, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स जो हैं उनकी सर्वाइवल रेट बहुत कम थी, इन स्पाइट ऑफ हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे थे और हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत हो रहा था, टाइम बहुत लग रहा था, ठीक है। दूसरा है वो स्टैंड अलोन में लगा रहे हैं, तो हमें ये पता लगा कि स्टैंड अलोन में प्लांट की ग्रोथ जो अब आप, एक तो हो गया मॉनिटरी, एक हो गया आउटकम, कि वहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है, और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ग्रोथ जो है फास्ट है, 10 टाइम्स फास्टर है कन्वेंशनल सर प्लांट। इनिशियल कॉस्ट कितनी आती है? इनिशियल कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि रफली आप मान लो 200 रुपए पर प्लांट के लगाने की कॉस्ट होगी, जिसमें हम लोग मेजॉरिटी जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, राइस हस्क है, कोकोपीट है, मैन्योर है, पराली जो बाद में हम यूज करते हैं मल्चिंग के लिए, स्टिक्स है, ये सब मिला के सारा खर्चा इसमें हो जाता है। मतलब ये चीजें जरूरी है, हमें ये समझ में आया प्रोजेक्ट के लिए। और इसको अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं आउटकम के साथ में, कि जिस तरह की प्रॉब्लम है हमारी क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, जो प्रॉब्लम कंटिन्यू बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी आप COP29 COP30 कर लो, COP40 हो जाएगा, लेकिन वहां पर कोई राय नहीं बन रही। राय इसलिए नहीं बन रही कि एक गुट है वो कह रहा है जी हम परेशान है, हमने देख लिया, अब आप हमारी सुनो। एक गुट है जो दक्षिण, जिसको साउथ साइड बोलते हैं, वो कह रहे हैं हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमारी सुनो और हमें सपोर्ट करो। तो वहां पे एक सारता नहीं बन रही है, कोई भी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट सब कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम, साउथ कह रहा है कि हमारी प्रॉब्लम नहीं, हमने जनरेट तो नहीं करी, क्योंकि आपने पहले, नॉर्थ ने पहले एडवांसमेंट करा और आपने पहले प्रॉब्लम प्रोड्यूस करी। अब जब आपको प्रॉब्लम दिखने लगी तो आप हमें कह रहे हो कि आप एडवांसमेंट मत करो और सोल्यूशन भी आप लो, है ना। तो ऐसे चलेगा नहीं। तो ये कई साल तो इनकी बातचीत में ही लग जा रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट, NGO, पब्लिक या और एजेंसीज जो भी हों, अगर मिलकर दिल्ली के अंदर मियावाकी कंसेप्ट को बढ़ा दें और जितनी भी लैंड अवेलेबल हो जो हम इसे यूज कर सकें, तो क्या हम सोच सकते हैं कि दिल्ली की पोल्यूशन का कुछ लेवल कम हो जाएगा? पोल्यूशन तो एक एस्पेक्ट है, पेड़, मतलब अगर हम इसको 1 to 1 अगर देखें तो हमें हो सकता है ऐसा लगे कि पेड़ लगाने के फायदे क्या। मान लो जैसे कि मुंबई में जब केस अभी बना, जो आर्य कॉलोनी में मेट्रो स्टेशन बनना था, तो वहां पर रॉन्ग डायरेक्शन में पूरा जो है डिस्कशन चला गया। ये चला गया कि अगर मेट्रो स्टेशन बनता है तो CO2 एमिशन कितना कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गाड़ियों का कंजेशन है, वो गाड़ियों का कंजेशन हट जाएगा, मेट्रो का स्टेशन बनेगा। तो उस जगह पर आर्य कॉलोनी में पेड़ों को काटने की बड़ी कवायद हुई। तो हमने पेड़ जैसी चीज जो है, जो हमारी लाइफ में या पूरे इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसको हमने एक स्पेसिफिक सोल्यूशन के प्रोस्पेक्ट से जब देखा तो वो हमें यूजलेस लगेगा कि नहीं, एक पेड़ से मिलता ही क्या है, एक पेड़ से कितनी CO2 ले लेगा। पेड़ अगर उतना कर रहा होता ना तो बहुत अच्छी बात थी। पेड़ उससे इतना ज्यादा कर रहा है कि हम को समझ, मतलब हमने स्कूलों के टाइम में पढ़ा है अपनी क्लासों में, पेड़ एक इकोसिस्टम को डेवलप करता है ना। आप खाली पेड़ को खाली एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सिंकिंग समझने लगो तो ये अपने आप में ही मिस्टेक। पेड़ पूरा इकोसिस्टम है। पेड़ आप रहो ना रहो, पेड़ फिर भी रह सकता है ना। आपके बगैर पेड़ रह सकता है, आप पेड़ के बगैर नहीं रह पाओगे। ये चीज को समझने की जरूरत है। इकोसिस्टम का मीनिंग है कि बायोडाइवर्सिटी, सॉइल, वाटर, एनवायरमेंट, टेम्परेचर, कितनी चीजें जुड़ी हुई है जो आज लोगों को बतानी पड़ रही है। आज बतानी इसलिए पड़ रही है कि नई जनरेशन डिस्कनेक्ट होती जा रही है नेचर से। हम अपने बच्चों को पेड़ लगाना ही नहीं दिखा पा रहे। लगे हुए हैं तो पेड़ ऐसे बता देते हैं कि अरे यार ये पेड़ के कितने पत्ते गिरते हैं, है ना। बड़ा बेकार सिस्टम है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं। भाई वो पेड़ों जामुन गिरता है तो वो पसंद नहीं है। द्वारका में जामुन गिरते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार कितनी गंदगी हो रही है। तो ये जो माइंड सेट है, मेंटेलिटी,
एक प्रॉब्लम जो थी उससे कनेक्ट जो एक इशू है, नॉलेज का इशू, वो खत्म होता जा रहा है। आप ठीक कह रहे हो। अगर कभी किसी को पता हो कि धरती बनी होगी तो भगवान ने पहले पेड़ बनाए फिर आदमी बनाया, क्योंकि आदमी के वो पहले से इम्पोर्टेंट थी, तो उसने यही सोच के। आप इस चीज को थोड़ा सा पास्ट में जाओगे तो आप ऐसा देखोगे कि ह्यूमंस के लिए ये एक सेटलमेंट बनाया गया है ना, वरना वरना कई करोड़ों साल के बाद ही ह्यूमन का जनरेशन क्यों ह्यूमन धरती पे आया। उससे पहले कई हजारों साल तक धरती पे एक एटमॉस्फेयर बनता रहा जिसमें सॉइल का, पेड़ों का, बैक्टीरिया का योगदान रहा कि अब आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसमें आप जी सको, है ना। बिल्कुल। तो वो करोड़ों साल की जो एक एनवायरनमेंट या नेचर की जो मेहनत है उसको हमने कुछ ही 100 साल में बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, हम इस चीज को समझ नहीं पाए। तो मियावाकी क्या एक उसी प्रक्रिया को जो नेचर ने पहले पैदा की थी, ये वही तरीका है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि हम जंगल ज़्यादा और गहरा और एक जगह पे पैदा करें, ये वही प्रक्रिया है? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसके लिए डॉक्टर अकीरा मियावाकी जो जापानीज बॉटनिस्ट है उनका थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये टेक्निक है तो आज हम कुछ कर पा रहे हैं। उन्होंने जापान में 70s में 80s में जो डिस्ट्रक्शन हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा, डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने, और उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि जापान में इस तरह के जो सुनामीज और जो अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसमें आप अपने लैंडस्केप को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बचा सकते हो। तो उनके रिसर्च में उन्हें ये समझ में आया कि जो फॉरेस्ट हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल है इस तरह के डिजास्टर्स को रोकने में। फिर उन्होंने ये भी कंपेयर किया कि जो मोनोकल्चर और मल्टीकल्चर होते, मोनोकल्चर का मतलब है जैसे हम बहुत खुश हुए और हमने कहा पूरे नीम लगा दो, नीम से ऑक्सीजन मिलती है, और पूरा एक ग्रीन पैच नीम का बना दिया, एक ग्रीन पैच जामुन का बना दिया, एक ग्रीन पैच किसी और का बना दिया, ऐसे मानते हुए अरे इसके बड़े फायदे हैं, पीपल लगा दो। तो हम एक्चुअल में नेचर से हमें कुछ मिला और हमने उसको अति कर दी, है ना। तो उन्होंने इस चीज को स्टडी करा कि मोनोकल्चर जब एक तरह का जंगल लगाते हैं उसके भी पूरे बेनिफिट हमें नहीं मिलते, क्योंकि उसमें पूरे बेनिफिट होते नहीं है। जैसे कि ये कम्युनिटी है, आप इंडिया का लो, इंडिया में इतनी कम्युनिटीज है, इतनी जातियां हैं, तो एक जाति जो है या एक कम्युनिटी जो है हर चीज में एक्सपर्टीज नहीं हो सकती। लेकिन जब आप मिल के सारे हो गए, सारे लोग, सारी कम्युनिटीज मिली हुई हैं, तो आपको हर तरह की एक्सपर्टीज मिल रही है, हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह का इकोसिस्टम मिल रहा है। तो वही पेड़ों के साथ है कि अगर आप मोनोकल्चर लगाते हो तो पूरा इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। जामुन पे कुछ जामुन को जो अच्छे लगते हैं, जिनको अच्छे लगते हैं वही लोग आएंगे, वही पक्षी आएंगे, वही तितलियां आएंगी जिनको जामुन पसंद है ना। तो उस तरह से उन्होंने ये देखा कि मल्टी कल्चर। और दूसरा क्या है कि इस तरह के जो जंगल होते हैं वो बहुत ज्यादा रेजिलियंट नहीं होते। मान लो कोई बीमारी आ गई तो पूरे जंगल को ही खा जाएगी, क्योंकि वो एक ही तरह का है, वो बचा नहीं पाएगा। जब आपके पास में मल्टी कल्चर है तो उसके अंदर में एक रेजिलियंस डेवलप होती है। ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये एक्चुअली नेचुरल है। नेचुरल। आप कोई भी जंगल कहीं भी जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में जाएंगे, तो अब हमें एक्चुअल में हो गया कि हमें जंगल, जो पुराने जंगल हैं, जो नेचुरल हैं, वो भी आसानी से नहीं मिलेंगे। आप अगर उत्तराखंड में बहुत आगे आगे इधर ही जाओगे, ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़ोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा चीड़ है, देवदार, आपको यही जंगल है क्या? नहीं, ये भी मैन मेड है, ये भी बाद में लगे हैं कि एक तरह के बीज बिखरा दिए फॉरेस्ट ने या किसी ने भी कर दिया कि यार ये अच्छा लग रहा है, इससे लिवलीहुड भी हो जाएगी, इससे करके वो कर दिया, है ना। तो वो भी हमारे नेटिव या वो भी मोनोकल्चर है, नेटिव है लेकिन मोनोकल्चर है। तो मल्टी कल्चर होना इम्पोर्टेंट है, उसके कई सारे बेनिफिट हैं जो इजीली हमें अब पता चल रहे हैं, और ग्रोथ भी फास्ट है, और वही इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाता है, और कई तरह के इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको एक तरह से बेनिफिट मिल जाता है एनवायरनमेंट का, और मनुष्य को तो मिलेगा ही। राइज फाउंडेशन यहाँ से जो अच्छा सफ़र तय करके आई है, उसने 50-51 अपने मियावाकी प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं।
आगे क्या सोचते हैं कि आगे ये राइज फाउंडेशन कितने प्रोजेक्ट की सोच सकती है और उसके हर्डल्स क्या हैं और उसको कैसे वो ओवरकम करेगी? देखिए मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस काम में आया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है और किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम कम होती हुई नहीं लग रही मुझे। तो उस तरह से मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें और लोग आए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ही सारा काम करूँ, मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि ये काम आसान नहीं है। ये एक तरह से पूरा प्रोजेक्ट काम है। 3 साल तक उस जंगल से हमें अटैच रहना है कम से कम, क्योंकि 3 साल लग जाते हैं उसको सेल्फ सस्टेन होने में। सेल्फ सस्टेन का मीनिंग है कि फिर आप पानी भी मत दो, देखभाल भी मत करो। तो 3 साल का हमारा एसोसिएशन है, 3 साल की वर्किंग है। अब हमारे 50 प्रोजेक्ट हो गए, तो 50 प्रोजेक्ट को हर 2 महीने में देखना और 3 साल तक देखना, है ना। तो मैंने कॉर्पोरेट से रिटायरमेंट लिया है कुछ अपने मन की बात, मन का काम करने के लिए। तो ये मन का काम तो है, लेकिन इसमें वॉल्यूम इतना है क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं लग रही। तो जितने ज्यादा लोग आए आगे बढ़ के करें इसको उतना अच्छा है, मिलके करें साथ में। हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। यंग बच्चे हैं जो एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े, इसको सीखें और खुद करें, क्योंकि इसमें एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। मतलब हाँ, हम जनरली सोशल वर्क को बिजनेस से एसोसिएट नहीं करते। ये एनजीओ एक नहीं करता, पर क्या इसे बिजनेस के कैरियर बना सकता कोई? इसमें देखिए स्कोप पूरा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब ये प्रॉब्लम जो है हर शहर में बढ़ रही है। पेड़ कट रहे हैं, हम अपनी बेवकूफ़ियाँ कम नहीं कर रहे हैं। एज ए गवर्नेंस, एज ए ह्यूमंस, एज ए सिटीजन, हमारे सामने पेड़ कट रहा है तो हम चुप बैठ जाते हैं कि सरकार को कौन बोले। वो लोग 4 लोग हो जाते हैं, इधर एक हो जाता है। ऐसे मैंने यूज केसेस देखे कि सरकार इतना सप्रेस करती है एक्टिविस्ट को कि एक्टिविस्ट को जेल हो जाए। पेड़ को कटने से ही तो रोक रहा है, वो क्या गलत कर रहा है आप ये बताओ ना। तो इसमें काम रहेगा, क्योंकि ये चीज बदलेगी नहीं है, ओवरनाइट नहीं बदलेगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कल सरकार जाग जाएगी कि नहीं 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 पेड़ नहीं काटने। जबकि हम क्लेम करते हैं वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑफ दिस प्लैनेट, बट वी कैन नॉट लिव इन हार्मोनी विद नेचर। हम नेचर के साथ में सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। तो हमारे ये समस्या रहेगी। समस्या है तो समाधान है, समाधान है तो काम है, तो काम तो रहेगा। मुझे लगता है कि मेरे इस धरती पे रहने तक तो ये काम रहेगा। ठीक है जी। तो आप ये कह रहे हो कि इसको अगर ज़्यादा प्लान्ड वे में और एक ऑर्गेनाइज वे में किया जाए तो ये कल को कैरियर भी बन सकता है। और एक एज एनवायरनमेंट जो हम कितने सालों से देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट या कोई भी सोसाइटी ये चाहेगी कि उसका एरिया डेवलप हो और वो एनवायरमेंटल अच्छा हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है, बजाय कि दवाइयाँ या आर्टिफिशियल लाइफ लाइन के ऊपर रहे, उसे अपनी नेचुरल लाइफ लाइन के ऊपर आना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि ये प्रोजेक्ट के बाद कोई और इसके साथ में लिंक्ड कोई और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हम एनवायरनमेंट को बचा सकें? इसमें ऐसा है कि हम लोग जैसे अभी प्रोजेक्ट को अगर हम समझें कि मियावाकी एफॉरेस्टेशन में हम करते क्या हैं, तो मियावाकी फॉरेस्टेशन में क्या है, एक तो हम एक तरह से लैंड जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने दिल्ली का, मैं आपको केस बताता हूँ, तो जो भी हमें जगह मिलती है वो यूजुअली वो जगह है जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, और सिटी में चूंकि कोई रूल नहीं, रेगुलेशंस नहीं था, लैंडफिल। तो वो एक तरह से उनका सीएनडी वेस्ट का पॉइंट है, डंपिंग पॉइंट है। तो वो जगह वो हमें मिलती है। तो ये हमारी एक्सपीरियंस है कि सारी साइटें हमें ऐसी मिलती हैं जिसमें वहाँ कंस्ट्रक्शन वेस्ट डंपिंग की हुई होती है, और वो कहते हैं जी इस जगह को आप डेवलप कर दो, यहाँ कुछ उगता नहीं। तो हम उसको तो चैलेंज लेते हैं, और हमने ये देखा कि ये इजी है, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। वहां से डंपिंग मटेरियल को थोड़ा निकाल के उसको, अब तो पॉलिसी बन गई है डंपिंग स्टेशंस कहीं पर हम उसको डाल सकते हैं। और साथ में हम सॉइल का ट्रीटमेंट भी करते हैं कि सॉइल, क्योंकि वो सॉइल डेड है एक तरह से, वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। ये पहले ही हमें जो स्कूल की अथॉरिटीज वो बताती हैं जी ये खाली जगह, यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा, सॉइल तो डेड है।
तो सॉइल को लाइवली बनाने के लिए हम लोग उसमें राइस हस्क, जो कि उसकी पोरोसिटी बढ़ाता है, कोकोपीट उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाता है, और मैन्योर, ये 3 चीजें डालते हैं। आप अगर देखोगे ये तीनों चीजें भी वेस्ट मटेरियल हैं। कोकोपीट जो है कोकोनट का वेस्ट है, राइस हस्क जो है राइस मिल से जब राइस अलग होता है तो उसका हस्क होता है, और भी काम में आता है, बट इट इज वेस्ट। तीसरा है आपका मैन्योर, मैन्योर जो काउ डंग है, ठीक है, एप्लीकेशन हमने बना ली, बट इट इज वेस्ट। चौथा है पराली, जो मल्चिंग के काम आता है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट एक तरह से आप देख रहे हो प्रोजेक्ट को लेके हाँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है हम्म, ना। एक प्लांट है, बस एक प्लांट लाइव है, मतलब अगर हम इसको नेचुरली देखें कि एक लाइव चीज जो है ऐसी ऑर्गेनिक वेस्ट चीज के साथ में मिलके चल सकता है। आप सारी चीजें वो यूज कर रहे हो जो कि वेस्ट हैं, तो एक तरह बैलेंसिंग हो जा रही है, और जैसे उससे कोको पेड़ को बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कोकोपीट मार्केट में काफी महंगी है, लोग अपने गमलों में भी लगाते हैं और बाकी घरों में भी यूज करते हैं। तो अगर एज ए साइड बिजनेस की तरह देखा जाए तो कोई अगर इसमें एंटरप्रेन्योर हो तो वो कोकोपीट के अंदर भी बिजनेस कर सकता है, जो इसकी एक सप्लाई लाइन के लिए काम करेगा। कोकोपीट का अब मल्टीपल यूज आ रहा है, और दूसरे भी क्रॉपिंग, दूसरी एग्रीकल्चर टेक्निक्स जैसे आपकी वाटर, ये सॉइललेस फार्मिंग हो रही है, मशरूम की फार्मिंग। तो कोकोपीट अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। हमारे प्रोजेक्ट में भी यूज होता है बहुत ज़्यादा। खाद बनाने में जैसे कंपोस्टिंग की जाती है, नेचुरल खाद बनानी है, वहाँ कोकोपीट यूज होता है। तो वो अपने आप में बिजनेस लाइन है। राइस हस्क, जैसे हमने बोला, राइस हस्क वैसे ऑलरेडी एक बिजनेस स्ट्रीम बना हुआ है। मैन्योर की अब डिमांड बढ़नी शुरू हुई है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। हमारा प्रोजेक्ट पूरा केमिकल फ्री है, हम लोग किसी तरह का केमिकल यूज नहीं करते हैं, ना पहले ना बाद में, क्योंकि हम डेवलप ही एक नेचुरल एनवायरनमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ जो भी आए, जो बीमारी आए, जो पशु आए, जो कीट पतंग आए, वो उसी के लिए है वहाँ पे कुछ। वो पूरे जंगल को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि जंगल की अपनी कैपेबिलिटी है, रेजिलियंस है सरवाइव करने की, हमने 4 साल में देखा। इसलिए हम चिंता नहीं करते। हम बिल्कुल इस बात के फेवर में नहीं है। लोग कई बार हमें बोलते हैं जी इसमें कीड़ा लग जाएगा तो क्या करोगे आप, ये डैमेज हो जाएगा तो दोबारा लगा देंगे प्लांट। सॉइल तो तैयार ही है, लेकिन उसको नेचुरल तरीके से ही ग्रो करना है, हमें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो आज की मीटिंग में हम ये बात समझे है कि हम जो दिल्ली जैसे बड़े शहर जो कंक्रीट का जंगल है, उसमें भी जंगल बन सकते हैं। अगर हम 50 जंगल एक राइस फाउंडेशन बना सकती है, तो हम मानते हैं कि और एनजीओ या और गवर्नमेंट की एजेंसीज इसको और ज़्यादा बना सकती हैं। और जब हम किसी प्रॉब्लम को सोचते हैं तो सोल्यूशन अपने आप नज़र आता है। ये बात समझ आई कि स्कूल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लैंड बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है जो अनयूज्ड है, उसको अगर हम मियावाकी के अंदर बदल दें। बड़े बड़े पार्क्स हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन अगर मियावाकी के लिए रखा जाए तो उस एरिया के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। आज की मुलाकात के लिए आपका धन्यवाद। हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के लिए। थैंक यू।